So let's start vitamin E and vitamin K. So what will be the learning objectives today? Recommended daily allowance, dietary sources, role in health and diseases, causes, features and management of deficiencies. Vitamin E and K, है ना? What do you know about vitamin E? Can anybody tell me? विटामिन ई के बारे में भी क्या आपका मतलब बेसिक नॉलेज है? एक होता है ना विटामिन ई, एक होता है बैकग्राउंड की कुछ, हाँ ये इसलिए इंपॉर्टेंट है. जैसे ए का तो पता रहता है कि भाई आइज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी फंक्शन पता हो ना पता हो, लेकिन इतना तो एक मेडिकल स्टूडेंट को पता होता है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आइज. डी का कुछ नहीं पता हो, इतना पता होता है कि दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर बोन्स एंड मसल्स, है ना. और सी का क्या पता रहता है कि हाँ भाई कुछ भी नहीं हो तो इतना तो पता ही रहता है कि डेफिशिएंसी होती है तो गम ब्लीड्स होते हैं, है ना. बाकी तो खैर आगे का पता तो सभी कुछ होना चाहिए. तो ऐसी ई के लिए क्या है बैकग्राउंड नॉलेज? एंटीऑक्सीडेंट होता है ना, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, ये तो वेल नोन है. एंड के का, विटामिन के का, हाँ एक बंदा बताओ, आप बताओ तेजी से बोलो. यस, ठीक है. तो एक बैकग्राउंड नॉलेज होती है, उसको ध्यान में रख के आगे पढ़ेंगे. फर्स्ट कमिंग टू द विटामिन ई, अल्फा टोकोफेरॉल इज द साइंटिफिक नेम. Coming to the etiology of vitamin E deficiency, first to the sources. Sources are mainly vegetable oils, nuts, wheat germ oil, sprouts, seeds and all. These are the sources of vitamin E. What is the daily requirement? 7 to 15 milligram per day. Whenever you will read about vitamin E, आप देखोगे डेली रिक्वायरमेंट इसकी कहीं मिलीग्राम में लिखी है, कहीं इंटरनेशनल यूनिट में लिखी है. तो यू शुड नो द रिलेशन बिटवीन द इंटरनेशनल यूनिट एंड मिलीग्राम. सो 1 इंटरनेशनल यूनिट ऑफ विटामिन ई इज इक्वल टू 0.67 milligram. Okay, this is a fat soluble vitamin. What are the fat soluble vitamins? A, D, E, K, है ना. Vitamin E deficiency develops in the presence of fat malabsorption. Normally इसकी deficiency नहीं होती है क्योंकि इसके stores होते हैं body में. Vitamin E is stored in body and its deficiency is rare. Vitamin E deficiency can develop in premature infants receiving unfortified milk, chronic liver disease with cholestasis and fat malabsorption. ठीक है. देखो जो प्री मेच्योर इन्फेंट्स होते हैं उनमें क्यों कम होता है विटामिन ई? इससे कम होता है उसमें सोर्सेज नहीं है, सोर्सेज कम है, ठीक है. उसका जो स्टोर्स कम है. सेकंड, जो ब्रेस्ट मिल्क हम लोग देते हैं, ब्रेस्ट मिल्क इज नॉट अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन ई. तो जितनी प्री मेच्योर्स की डिमांड होती है उतना ब्रेस्ट मिल्क नहीं सप्लाई कर पाता है. तो इसलिए प्री मेच्योर डाइट जो होती है, न्यूट्रिशन है, उसमें विटामिन ई सप्लीमेंट करते हैं अराउंड 2.8 milligram per kg per day. क्रोनिक लिवर डिसीज विद कोलेस्टेसिस, विटामिन ई देते हैं, फैट malabsorption. So what are the functions of vitamin E? It maintains integrity of cell membranes, needed for myelination of nerves and nerve impulse conduction, prevents damage from free radicals, antioxidant activity. तो जो इसके फंक्शन है उससे पता चल रहा है कि इसकी डेफिशिएंसी होगी तो क्या प्रॉब्लम्स होगी, ठीक है. क्लिनिकल फीचर्स, हीमोलिटिक एनीमिया इन प्रीमेच्योर इन्फेंट्स. प्रीमेच्योर इन्फेंट्स में विटामिन ई की डेफिशिएंसी होती है क्योंकि स्टोर्स कम है एंड मिल्क से सप्लाई नहीं हो रही है, ठीक है. तो उसमें क्या होता है, बिकॉज विटामिन ई इज इंपॉर्टेंट फॉर इंटेग्रिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन्स, तो इसलिए आरबीसी की लाइसिस हो जाती है बहुत ज्यादा, इसलिए हीमोलिटिक एनीमिया होता है इनमें. न्यूरोपैथी एंड अटैक्सिया इन चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स बिकॉज विटामिन ई इज रिक्वायर्ड फॉर माइलिनेशन ऑफ द नर्व्स एंड नर्व कंडक्शन. सो व्हाट आर द अदर विटामिन्स रिक्वायर्ड फॉर माइलिनेशन एंड नर्व नॉर्मल फिजियोलॉजी? विटामिन B12 एंड folic acid
एंड कोलिन ऑल्सो, है ना. तो जो न्यूरोट्यूब डिफेक्ट्स होते हैं जिन फैमिलीज में या हिस्ट्री होती है, उसको प्रिवेंट करने के लिए तुम लोग से उसमें भी पूछते हैं ना क्लिनिक्स में, तो जो एंटीनेटल मदर्स होती हैं उसको आयरन प्लस विटामिन ए, B12 and फोलिक एसिड देते हैं. Diagnosis by clinical presentation and serum vitamin E levels. Treatment of vitamin E deficiency. At least daily dose of vitamin E is given. Dose is 25 to 50 milligram per day. लेकिन जो तुमने देखा होगा ना, जो कैप्सूल आते हैं विटामिन ई के, बड़े कॉमनली घरों में यूज होते हैं, कितने मिलीग्राम के होते हैं? विटामिन ई की कैप्सूल तो बड़े कॉमनली यूज करते हैं ना, वो तो बिना डॉक्टर की एडवाइस पे विटामिन ई खाते रहते हैं. 200 and 400 के आते हैं ना, तो दैट अमाउंट इज टू मच. यदि डेफिशिएंसी भी है तो डोज इसकी इतनी है बस. इन क्रोनिक लिवर डिसीज एंड फैट malabsorption states, daily dose of vitamin E is needed, and in pregnancy and lactation also vitamin E is supplemented. Prevention of vitamin E deficiency. Adequate vitamin E intake by mothers. मदर्स का विटामिन ई लेवल अच्छा होगा क्योंकि स्टोर्स की फॉर्म में बच्चों को मदर से मिलता है, तो नेचुरली ऑफस्प्रिंग्स में भी अच्छा होगा. फोर्टिफाइड मिल्क फॉर्मूलाज. Formula should be fortified with vitamin E. Fat intake should be optimum for infant, children and adults also. Multiple macronutrient sachet from 6 months to 5 years of age should be given. This is not followed here. So विटामिन ई के बारे में बहुत शॉर्ट है, उतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. तो कोई बताएगा खड़ा हो कि क्या पढ़ा विटामिन ई में? What are the dietary sources of vitamin E? Nuts, sprouts और oils, है ना, seeds, even meat, fish उसमें भी मिलता है. RDA क्या है? 5 to 15 मिलीग्राम पर डे, है ना. और डेफिशिएंसी स्टेट में कितना देते हैं जब डेफिशिएंसी है? ओके. व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ विटामिन ई? सेल मेम्ब्रेन इंटेग्रिटी. सेकंड, माइलिनेशन ऑफ नर्व्स एंड नर्व कंडक्शन, है ना. प्रीमेच्योर में क्यों होती है विटामिन ई डेफिशिएंसी? एक तो स्टोर्स कम होते हैं, सेकंड अनफोर्टिफाइड मिल्क, एंड ब्रेस्ट मिल्क इज नॉट अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन ई. So let's moving to the vitamin K. Vitamin K hemorrhagic disease of newborn. विटामिन K के भी ना जो आप क्लिनिकली जो इंपॉर्टेंट है उतना पढ़ेंगे, ठीक है. इंट्रोडक्शन. Any hemorrhagic manifestation due to deficiency of vitamin K dependent clotting factors is known as hemorrhagic disease of newborn, HDN. What are the vitamin K dependent clotting factors? 2, 7, 9, 10, protein C, protein S and protein Z. Okay. So these coagulation factors are required for the extrinsic pathway of coagulation. कितनी तरह के विटामिन के अवेलेबल हैं? 3 टाइप्स के, K1, K2 and K3. K1 is phylloquinone, K2 is menaquinone, and K3 is menadione. Phylloquinone is basically the dietary vitamin K. It is predominantly found in green leafy vegetables, vegetable oils, especially canola oil, and dairy products. Vitamin K given to neonates as a prophylaxis is an aqueous colloid form of vitamin K1. K2 is the menaquinone synthesized by the gut flora inside our body. K3 is menadione, synthetic form, water soluble form. It is an essential cofactor for gamma glutamyl carboxylase enzymatic activity that catalyzes the gamma carboxylation of specific glutamic acid residues in subclass of proteins. Why newborn babies are predisposed to develop vitamin K deficiency?
Minimal transplacental passage of vitamin K, limited hepatic storage of vitamin K in newborn, low concentration of vitamin K in breast milk, absence of the bacterial intestinal flora normally responsible for the synthesis of vitamin K, that is K2. K2 तो synthesize हो रहा है ना गट में. तो क्या क्या causes है? Hemorrhagic disease of newborn is not uncommon. आप क्लिनिक्स में आओगे आपको मिल जाएगी. ओपीडी में बैठोगे तो नॉर्मली वीक में एक आध पेशेंट आता ही है इनबॉर्न जो न्यूबॉर्न होते हैं उनमें से. एक तो ट्रांसप्लासेंटल पैसेज पुअर है, मदर के स्टोर पे इसलिए डिपेंडेंट नहीं है. दूसरा हेपेटिक स्टोरेज कम है, ब्रेस्ट मिल्क इज पुअर सोर्स ऑफ विटामिन के, एंड बैक्टीरियल इंटेस्टाइनल फ्लोरा नहीं होता है. Hemorrhagic disease of newborn resulting from severe transient deficiency in vitamin K dependent factors is characterized by bleeding that tends to be gastrointestinal, nasal, subgaleal, intracranial और post circumcision. क्या क्या होते हैं विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर्स, कोएगुलेशन फैक्टर्स? क्या बोला? 2, 7, 9, 10 प्रोटीन C, S एंड Z. तो जैसे अधिकतर जो देखा होगी ना, तो अम्बलाइकल स्टम्प से ब्लीडिंग से आते हैं न्यूबॉर्न. ठीक है, यूजुअली 3rd-4th डे में आते हैं कि वो ब्लीड कर रहा है अम्बलाइकल स्टम्प, अम्बलाइकल से उससे स्टम्प से उसके फॉल होने के बाद. या नेजल ब्लीड से आते हैं, सब गैलियन इंट्राक्रेनियल ब्लीड होती है, एंड पोस्ट सर्कमसिजन. जिस कम्युनिटी में सर्कमसिजन जल्दी करते हैं उनमें आता है. Classification: early HDN, classical HDN, late HDN. Early HDN onset is 0 to 24 hours, rare, usually presents with cephalohematoma, subgaleal, intracranial, gastrointestinal, umbilical और the intra-abdominal bleed. अभी आप लोग की बर्थ इंजरीज पे क्लास नहीं हुई है ना? बर्थ इंजरीज की क्लास होगी पीडिया में, उसमें देखोगे, पढ़ोगे आप केफेलोहेमाटोमा, सबगैलियल ब्लीड, इंट्राक्रेनियल ब्लीड, है ना. Etiology: there are certain drugs which if mother is taking, then newborn is prone to develop vitamin K deficiency. Phenobarb, phenytoin, warfarin, rifampicin, isoniazid that interferes with the action of vitamin K. What are the risk factors if there is history of any inherited coagulopathy in the family? फिनोबाब क्यों देते हैं? फिनोबाब ड्रग कब देते हैं मदर को? इट इज अ ड्रग फॉर. फिनोबाब क्या है? फार्मेकोलॉजी तो पढ़ी है. एंटी कन्वल्सेंट है ना. फेनिटोइन एंटी कन्वल्सेंट है. वॉरफेरिन एंटी कोएगुलेंट है. रिफैम्पिसिन ओके. आइसोनाइजाइड फाइन. Now coming to the classical HDN, this is quite common. Onset is 2 to 7 days. Incidence 2% of infants if not given vitamin K at birth. Site is gastrointestinal, ear, nose, throat, mucosal, intracranial, circumcision, cutaneous, injection site, etc. Etiology again, vitamin K deficiency and breastfeeding. Late HDN. ऑनसेट 1 to 6 month, 6 months तक का बेबी प्रेजेंट कर सकता है इससे. इंसिडेंस डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी डिसीज. साइट इंट्राक्रेनियल, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल, क्यूटेनियस, ईयर, नोज, थ्रोट, म्यूकोसल, इंजेक्शन साइट, थोरेसिक अगेन. इटियोलॉजी में जो आपने पहले पढ़ा है, कोलेस्टासिस ड्यू टू मैलएब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन के, बिलियरी एट्रीजिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड हेपेटाइटिस. Risk factor: A beta lipoprotein deficiency, idiopathic in Asian breastfed infants, warfarin ingestion. कोलेस्टेसिस इंपॉर्टेंट है. जो बच्चे आते हैं ना कोलेस्टेसिस वाले, न्यूनेटल कोलेस्टेसिस, उनमें होती है डेफिशिएंसी, विटामिन के देना होता है ना.
कोलिस्टेसिस आप देखोगे तो बिलियरी एट्रीजिया होता है, कंजेनिटल बिलियरी एट्रीजिया, डीप जॉन्डिस होता है बच्चों में, ठीक है। न्यूनेटल हेपेटाइटिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस। प्रेजेंटेशन अगेन गैस्ट्रोइंटेस्टिनल हैमरेज, prolonged bleeding after circumcision, epistaxis, ecchymosis, intracranial hemorrhage, bleeding from umbilicus, cephalic hematoma. This is a CT scan of the baby. See, this is the bleed, intracranial bleed. Okay, so this is compressing the fourth ventricle, causing hydrocephalus. These are the lateral ventricles, dilated lateral ventricles. Frontal horns हैं इसके. There is rounding of the frontal horns, dilated ventricles, due to the intracranial bleed. Investigations. Again, the coagulation profile, prothrombin time, activated partial thromboplastin time, fibrinogen levels, platelet count should be included in the initial workup for vitamin K deficiency bleeding in a newborn. न्यूबॉर्न आया है बट उसको ब्लीड कर रहा है ना, तो इन्वेस्टिगेशन तो पूरे ही कराओगे ना. A prolonged PT is usually the first laboratory test result to be abnormal in vitamin K deficiency bleeding. Normal APTT, fibrinogen level and the platelet count and the factor assay. तो प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो है एक्सटेंसिव पाथवे का टेस्ट है. इमेजिंग स्टडीज, यदि इंट्राक्रेनियल ब्लीड वगैरह है तो सीटी स्कैन, हेड MRI, एब्डोमिनल है तो अल्ट्रासोनोग्राफी या एब्डोमिन का सीटी स्कैन, CBC, LFT, स्टूल फॉर ऑकल्ट ब्लड, ERCP एंड लिवर बायोप्सी. कोलिस्टेसिस है, न्यूनेटल हेपेटाइटिस है एंड पेशेंट इज प्रेजेंटिंग विद ब्लीडिंग. सो व्हाट इज द मैनेजमेंट? Intramuscular administration of 1 milligram vitamin K at the time of birth prevents the decrease in vitamin K dependent factors in full-term infants, but is not uniformly effective in the prophylaxis of hemorrhagic disease of newborn, particularly in breastfed and in premature infants. Normally भी रूटीन में विटामिन के दिया जाता है बेबी को बर्थ के बाद, बिकॉज ब्रेस्ट मिल्क इज अ वेरी पुअर सोर्स ऑफ विटामिन के. द डिसीज में भी इफेक्टिवली ट्रीटेड, उनमें देते हैं 1 मिलीग्राम देते हैं, और जो प्रीटर्म्स होते हैं उनमें 0.5 मिलीग्राम देते हैं. द डिसीज में भी इफेक्टिवली ट्रीटेड विद अ स्लो इंट्रावेनस इन्फ्यूजन ऑफ विटामिन K1. यदि एस्टैब्लिश डिसीज है कि अपन हल्का फुल्का ब्लीड करके आ रहा है तो वो तो उतने से रुकती है, इतना ही देते हैं बस. लेकिन यदि एस्टैब्लिश डिसीज है तो हमने जांचें कराई, उसमें पीटी प्रोलॉन्ग्ड है उसका, तब उसको इन्फ्यूजन में देते हैं. सीरियस ब्लीडिंग पर्टिकुलरली इन प्रीमेच्योर इन्फेंट्स और दोज विद लिवर डिसीज में रिक्वायर अ ट्रांसफ्यूजन ऑफ FFP एंड और होल ब्लड. होल ब्लड अब नहीं यूज करते हैं, अब FFP यूज करते हैं. Hematomas, melena in the post-circumcision and umbilical cord bleeding may be present. Only 5 to 35% cases of factor 8 and 9 deficiency become clinically apparent in the newborn period. देखिए इन्वेस्टिगेशन तो सभी के लिए करते हैं, ठीक है. ट्रीटमेंट ऑफ द रेयर कंजेनिटल deficiencies of coagulation factors require FFP or specific factor replacement. Surgery is seldom required. Normally, vitamin K deficiency bleeding infants do not require surgical care, but in rare cases, an infant may need neurosurgical evaluation and treatment. In case of which bleed? Intracranial bleed. या बहुत बड़ा सबगैलियल हेमाटोमा है या केफाली हेमाटोमा है, नॉट रिजॉल्विंग, तो उसमें एस्पिरेट करना पड़ता है. अदर कंडीशंस सच एज दोज एसोसिएटेड विद शॉर्ट बबल सिंड्रोम and hepatobiliary disease may require surgical evaluation. By far, the prognosis is good. In the absence of intracranial hemorrhage, the prognosis of vitamin K deficiency bleeding in an otherwise healthy infant is excellent. Prognosis after intracranial hemorrhage depends on the extent and location. Long-term sequelae of intracranial hemorrhage may include motor and intellectual deficit. So, routine administration of vitamin K after delivery is must. That is all for today's topic.